कक्षा 12वीं की सभी छात्राओं को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, बच्चों 12वीं कक्षा में इस बार एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया है, तो उसकी जो एक किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला अध्याय आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अध्याय जो हमारा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। बच्चों, इस पाठ में आपको ये बताया गया है कि हम लोगों ने 11th क्लास जब पढ़ी थी तो 11वीं के अंदर हमारा जो पूरा भूगोल है वो भौतिक भूगोल के बारे में। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्रकृति और जीवन। तो प्रकृति के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं, पठार, जो रिलीफ फीचर्स हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, तालाब, महासागर, महाद्वीप, मृदा, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भौतिक भूगोल में आती हैं। और इस बार 12th में आप लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के बारे में एक परिचय के बारे में ये पूरा पाठ आपको यहाँ पर दे रखा है। आपके पास बहुत जल्दी किताबें आ जाएंगी, कुछ के पास शायद आ भी गई होंगी, और अभी नहीं भी आई तो बहुत जल्दी आ जाएगी। बच्चों, यहाँ पर मानव भूगोल की परिभाषाएं दे रखी हैं। फ्रेडरिक रेचल की परिभाषा है, इसमें एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, वो एलन सी सैम्पल की है, उसको आप ज़रूर अच्छे से देखें। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा आपको बताती है कि पृथ्वी अस्थिर है, लगातार बदलती रहती है, और मानव क्रियाशील है। मानव कभी एक जगह स्थिर रूप से नहीं बैठ सकता है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध है वो भी परिवर्तनशील है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ दे रखी हैं, अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, और दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वह है मानव भूगोल। ये आपको यहाँ पर बता रखा है, एलन सी सैम्पल की परिभाषा है। और भी परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उनको भी जरूर पढ़ें। फिर दूसरा जो टॉपिक यहाँ दे रखा है, मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति कैसी है, क्या यह विज्ञान का अंश है? तो आप मानेंगे कि इसमें विज्ञान की भी कुछ बातें आएंगी। अन्य सामाजिक जो विषय हैं उनसे ये किस प्रकार संबंधित है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। और इसके बाद जो तीन महत्वपूर्ण इसके अंदर वाद दे रखे हैं वो आप ज़रूर देखें। बच्चों, पहला वाद है प्रकृतिवाद। वो ये कहता है कि प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, मानव उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाती है तो मानव की सारी जितनी भी क्षमता है वो उसके सामने बौनी नज़र आती है। तो ये प्रकृतिवाद है। दूसरा जो वाद है वो है संभववाद। और संभववाद ये कहता है कि नहीं, मानव अपनी क्षमता, अपने उद्यम से प्रकृति को भी अपने वश में कर सकता है। और हम देखते हैं हमारे चारों ओर मानव ने इस प्रकृति पर कई तरह की इस तरह की संरचनाएं बनाई हैं, इस तरह के परिवर्तन किए हैं, जो ये बताता है कि मानव में ये संभावना है कि मानव प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। इसको हम संभववाद कहते हैं। तो आप सोचें कि आप किस बारे में ज़्यादा विश्वास करेंगे, प्रकृतिवाद कि प्रकृति शक्तिशाली है, या संभववाद कि मानव की क्षमताएं ऐसी हैं कि वो प्रकृति को वश में कर सकता है। यदि आप कंफ्यूज हैं तो एक तीसरा वाद और है जो ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में यहाँ दिखा है। ये है नव निश्चयवाद, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसका मतलब, ये रुको और जाओ का मतलब होता है, जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा और रेड लाइट आती है मतलब रुक जाओ कि भाई अभी हमको नहीं निकलना है, और जब ग्रीन लाइट आती है मतलब अब आप क्रॉस कर सकते हो। इसी तरह से प्रकृति भी जब अपना विकराल रूप दिखाती है, जब बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, तो इसका मतलब रेड सिग्नल है। मनुष्य को अपनी क्षमताओं को, अपनी काम को रोक लेना चाहिए, और उसका जो आंधी या तूफान या चक्रवात या जो प्रकृति का विकराल रूप है उसे हो जाने देना चाहिए। और दूसरा है जाओ, जब प्रकृति शांत होती है तो मनुष्य जरूर अपनी क्षमताओं से इन चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो रुको और जाओ का मतलब ये हुआ कि दोनों संतुलित बातें हुई इसमें, कि प्रकृति जब विकराल दिखाती है, अपना रूप दिखाती है, तो मानव इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और जाओ का मतलब ये हुआ कि प्रकृति जब अपने शांत रूप में होती है तो मनुष्य अपनी क्षमताओं से कई चीज़ों पर कंट्रोल या कई चीज़ों पर नियंत्रण कर सकता है। तो ये तीन वाद आपको दे रखें, ये पढ़ने में आपको काफ़ी रुचिकर लगेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ें। और यहाँ पर आपको दे रखा है पाठ के अंत में जो तालिका दे रखी, मानव भूगोल की वृहद अवस्थाएं और प्रणोद। क्या क्या मानव भूगोल की समय अवधि पहले
आरंभिक उपनिवेशिक युग में किस तरह से भूगोल के पढ़ने के उपागम थे, कैसे पढ़ने की जो अप्रोच थी वो क्या थी, फिर उत्तर उपनिवेशिक युग में क्या था, फिर 1930 के दशक का बताया, 1950 से 60, अलग अलग समय अवधि में भूगोल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखा रखा है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें बच्चों। और फिर यहाँ पर मानव भूगोल के अलग अलग क्षेत्र बता रखें कि सामाजिक भूगोल में क्या क्या बातें आती हैं, नगरीय भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, और इनके अंदर कौन कौन से नए नए शास्त्र इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बता रखा है। तो बच्चों पहला पार्ट आपके प्रस्तावना का आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें। और यहाँ पर ये 3-4 प्रश्न दे रखे हैं, आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करें। और जिन्होंने कर लिया है काम वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपके घर पर भी आकर ये कॉपियाँ चेक कर लूँगा। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें बच्चों।